So today we are going to discuss the social issue related questions which appeared in your test 2. तो यहाँ पर जो हमारा टेस्ट 2 चल रहा था, सेकेंड टेस्ट जो हुआ था मेंस का, उसमें जो सोशल इश्यूज के क्वेश्चन थे उनको के बारे में जरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या उनका क्वेश्चन का फॉर्मेट होना चाहिए था, कैसे क्या क्या कंटेंट डाल सकते थे, कैसे आप एक अच्छा आंसर लिख सकते थे। Look again, I would say कि there is no fixed pattern, there is no fixed answer. ये मेंस का पेपर है, there will always be certain degree of subjectivity. ठीक है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी, आप अपने मतलब स्ट्रक्चर, आप अपना इनोवेशन जो है वो बिल्कुल डाल सकते हैं, बट इस चीज के साथ साथ आपको कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं, क्वेश्चन की डिमांड है, उनको फुलफिल करना होगा। तो बस हम उन्हीं चीजों के बारे में यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए जो 9th क्वेश्चन था ये है आपका एसोसिएटेड आपके सोशल इशू से। ये 9th क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन, ठीक है ना, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन कंटेम्पररी इंडिया, ठीक है ना, दिस वाज योर क्वेश्चन। द रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन कंटेम्पररी इंडिया, आज के इंडिया में आपको बताना है कि क्या रोल प्ले करते हैं वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट बार भी डिस्कस किया था कि आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो यू कैन स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग द कीवर्ड और द लीड कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है वो लीड कैरेक्टर कौन है जी, विमेन ऑर्गेनाइजेशन है। तो यू कैन स्टार्ट योर आंसर विद विमेन ऑर्गेनाइजेशन की विमेन ऑर्गेनाइजेशन कहते किसको है। तो सिंपली आप स्टार्ट कर सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को विमेन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जिसमें या तो ज्यादातर महिलाएं हो एसोसिएटेड, या फिर जो विमेन रिलेटेड मुद्दों पर या विमेन रिलेटेड इश्यूज पर काम करना चाहती हो, या विमेन से रिलेटेड जिनका वर्क होता है, उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को हम विमेन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक, अगर थोड़ा सा एक पैराग्राफ अगर आप डालना चाहते हैं क्योंकि इसी पेपर में हिस्ट्री भी है, तो थोड़ा सा आप डाल सकते हैं कि इंडिया में विमेन ऑर्गेनाइजेशन का इमरजेंस प्री इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है। विमेन इंडिया एसोसिएशन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन इन इंडिया, एनसीडब्ल्यूआई, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। अरे एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स, उन लोगों ने बनाया था। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही प्रेजेंट रहे हैं। लेकिन हमें आना है थोड़ा सा कंटेम्पररी इंडिया पर, तो फिर आप बता दीजिएगा कि बट इवन इन प्रेजेंट सोसाइटी देयर आर मल्टीपल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर कंटीन्यूअसली वर्किंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इसको चाहे तो आप 2 पैराग्राफ में डाल सकते हैं। पहले वाले 3 लाइन के पैराग्राफ में आप बस ये डाल दीजिएगा कि विमेन ऑर्गेनाइजेशन से आपका मतलब क्या है, और दूसरे पैराग्राफ में आप डाल दीजिएगा कि कैसे हिस्ट्री से लेकर अभी तक कई सारे विमेन ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं। ठीक है, कुछ प्रेजेंट वाले भी आप एग्जांपल डाल सकते हैं, जैसे कि सेवा हो गया, ठीक है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, इसके अलावा और भी वुमेन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आप नाम के रूप में डाल सकते हैं। फिर सीधे आ जाना है आपको रोल। तो आप चाहें तो सीधे हेडिंग भी बना सकते हैं, रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, और फिर रोल्स में आप बनाने लग जाइएगा। देखिए इन रोल्स को अगर आप चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट सकते हैं। आप पहले सोशल रोल्स बता सकते हैं, इकोनॉमिकल रोल्स बता सकते हैं, पॉलिटिकल रोल्स बता सकते हैं। तो इस तरह से भी आप हेडिंग में तोड़ सकते हैं। सोशल रोल बताइए, उसमें बताइए कि दे ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग वुमेन विद रिस्पेक्ट टू वेरियस सोशल इवेंट्स। तो जैसे कि क्या बोलते हैं, चाइल्ड मैरिज हो गया या फिर डाउरी सिस्टम, इन सब से रिलेटेड जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एक तरह का सोशल रोल हो गया। दूसरा, आप ये मेंशन करेंगे कि ये महिलाओं को इस बारे में भी सोशली अवेयर करते हैं या सोशल इंपावरमेंट करते हैं, ताकि वो क्या कर सके जी, अपने सोशल कई सारे एक्टिविटीज को ठीक से परफॉर्म कर सके, या सोशल कंट्रीब्यूशन उनका बढ़े, परिवार के डिसीजन मेकिंग में उनका कंट्रीब्यूशन बढ़े, ठीक है ना, पैट्रियार्की को चैलेंज करने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये वाला पॉइंट आप 2-3 पॉइंट में इसको डालकर पहला पैराग्राफ बना सकते हैं कि सोशल रोल क्या है। देन यू शुड मूव टुवर्ड्स द इकोनॉमिक रोल्स। इकोनॉमिक रोल्स में आप बताइए, सोशल रोल में आप एक और डाल सकते हैं कि विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस वगैरह होता है, तो शेल्टर हाउस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, महिलाओं को बचाते हैं, ठीक है ना, कई सारे वायलेंस से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर विमेन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, उन सब में से भी महिलाओं को, बच्चियों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सोशल वाला। देन मूविंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में आप डालिएगा कि ये महिलाओं को स्किल प्रोवाइड करते हैं, स्किल प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ महिलाओं को एम्प्लॉयबल बनाते हैं, जॉब वगैरह से जोड़ते हैं, जैसे कि सेवा, वही काम ही है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। क्लियर। फिर आइएगा पॉलिटिकल। पॉलिटिकल वाले में आप डालिएगा कि ये क्या करते हैं, वुमेन के पार्टिसिपेशन को पॉलिटिक्स में बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी में आप डाल सकते हैं कि कैसे ये पॉलिटिकल क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड दी मासेस।
तो गवर्नमेंट को अवेयर कराते हैं डेटा कि क्या प्रॉब्लम है रियल ग्राउंड लेवल पर, तो वो डेटा गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, जिसका यूज करके गवर्नमेंट जो है वो एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग कर पाती है। एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनका अगर फायदा नहीं मिल पा रहा है ग्राउंड लेवल पर, तो उसके बारे में भी मतलब उस कंटेक्स्ट में भी ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से आराम से आप इन 3 डिफरेंट पैराग्राफ में अगर 2-2 पॉइंट भी डालिएगा, अगर हर में, जैसे कि अगर सोशल में भी अगर आप 2 पॉइंट डाल देते हैं, आप इकोनॉमिक में 2 पॉइंट डाल देते हैं, पॉलिटिकल में 2 पॉइंट डाल देते हैं, तो आराम से आपके 6-7 पॉइंट हो जाएंगे। फिर आप कंक्लूड कर दीजिएगा लास्ट में कि विमेन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्दो आर मतलब contributing towards contemporary society, but they are facing multiple challenges like lack of fund, ठीक है ना, society's attitude toward these organization। तो इस तरह से जो है वो आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। पूरे आंसर में आपने रोल बताया, तो कंक्लूड करते हुए आपने ये बता दिया कि क्या चैलेंज ये फेस करते हैं। क्लियर हुआ? तो दिस वाज योर फर्स्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका वो है कि डिस्कस द रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन। बहुत ही इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आपके पेपर 2 में सीधे सीधे है डेवलपमेंटल इश्यूज, सिलेबस में पेपर 1 के सिलेबस में डेवलपमेंटल इश्यूज और उसमें पॉवर्टी पॉपुलेशन दोनों आसपास ये दे रखा है। आप चाहे तो फिर से पॉवर्टी को डिफाइन करके समझा सकते हैं कि पॉवर्टी is a condition where a person or a family fails to acquire the basic necessities of human life. These basic necessities can be food, education, shelter, health, education, ये सारी बाकी चीजें आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर आपको आना है कि कैसे पॉवर्टी और पॉपुलेशन के बीच में रिलेशन है। यहाँ पर आपको दिखाना होगा कि इन दोनों के बीच में जो है वो विशियस साइकिल है, यानी कि पॉवर्टी जो है वो पॉपुलेशन को बढ़ाती है और पॉपुलेशन बढ़ने से पॉवर्टी फिर से होती है। यही विशियस साइकिल आपको समझा देना है। आप पहले क्या कीजिएगा कि कैसे पॉवर्टी पॉपुलेशन बढ़ाती है इसके पॉइंट्स बताइएगा, ठीक है ना। तो पॉवर्टी से पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है? क्योंकि अमंग पुअर मोर एंड मोर चिल्ड्रन आर कंसीडर्ड एज एन एसेट बिकॉज दे बिलीव दैट अ चिल्ड्रन विल मतलब विल कम विथ 2 हैंड एंड 1 माउथ, तो ज्यादा कमाएगा खाएगा कब, इसलिए वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इसके अलावा आप मेंशन कीजिएगा कि मतलब सिंस दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स, इस कारण से भी जो है उनमें पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है। दे लैक अवेयरनेस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट द इल इफेक्ट्स ऑफ लार्ज पॉपुलेशन और लार्ज फैमिली, तो इन सब चीजों के बारे में उनको पता ही नहीं है, इस कारण से वो पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं। ठीक, कुछ स्टडीज ऐसा भी कहते हैं कि सिंस पुअर्स लैक द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, हेंस इवन सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इज कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर देम। तो ये 4-5 पॉइंट के थ्रू आप बता सकते हैं कि कैसे पॉवर्टी के कारण पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। ये अभी आधा पार्ट हुआ है, अभी आधा पार्ट और है। दूसरे पार्ट में आपको बताना है कि फिर पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण कैसे पॉवर्टी होती है। तो फिर आप बताइएगा कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कम रहेंगे। दूसरा कि बच्चों को जो है वो अच्छी हेल्थ केयर, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, तो वो अच्छे ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाएंगे, जिस कारण से वो अगेन पुअर रह जाएंगे। तो 2 पार्ट में आपको समझा देना है अलग से कि कैसे पॉवर्टी से पॉपुलेशन ग्रोथ होता है और कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ से पॉवर्टी होता है। तो द पॉइंट कंक्लूड करते हुए लिख दीजिएगा कि दिस इज द मेजर रीजन व्हाई इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम वाइडस्प्रेड पॉवर्टी, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। या फिर आप बोल सकते हैं कि स्पेशली इन दोज कम्युनिटीज और इन दोज रीजन्स वेयर पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर, पॉवर्टी कैन बी सीन देयर। क्लियर है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था आपका ये। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19th नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय रीजनलिज्म? डिस्कस द मेजर फैक्टर्स बिहाइंड रीजनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो 2 पार्ट में है। पहले पार्ट में आपको बताना है कि रीजनलिज्म कहते किसको है, ठीक है ना। व्हाट एग्जैक्टली इज रीजनलिज्म, समझाइएगा सीधे कि रीजनलिज्म एक ऐसा फीलिंग है जिसमें लोग अपनी आइडेंटिटी को किसी पर्टिकुलर रीजन के साथ एसोसिएट करके देखते हैं। ठीक, इंडिया में जो है वो मतलब इसको 3 डिफरेंट फेज में बांट कर देखा जा सकता है, 3 स्ट्रक्चर है। क्लासेस में हम लोग क्लियरली पूरा डिटेल में समझाते हैं, यहाँ मैं डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, तो आप बता दीजिएगा कि मॉडरेट फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म एंड विरुलेंट फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म, दोनों बता दीजिएगा। क्या वो फेज होता है पहले वाले फेज में केवल आप सोचते हैं कि ये रीजन मेरा है, दूसरे में आप सोचते हैं कि इस रीजन के इंटरेस्ट दूसरों से डिफरेंट है, और तीसरा वाला जो वायलेंट वाला होता है उसमें आप ये सोचने लग जाते हैं कि मेरे रीजन के इंटरेस्ट दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। द पॉइंट, तो रीजनलिज्म है। आप बताइएगा कि रीजनलिज्म के पीछे कुछ भी फैक्टर हो सकते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, ड्यू टू व्हिच अ पर्सन एसोसिएट देयर आइडेंटिटी विद दैट पर्टिकुलर रीजन। इट कैन बी व्हाट कॉमन लैंग्वेज, इट कैन बी कॉमन क्या बोलते हैं टेरिटरी, इट कैन बी कॉमन कल्चर, इट कैन बी कॉमन एंसेस्ट्री, इट कैन बी कॉमन हिस्ट्री, कुछ भी हो सकता है। पुराने जमाने में किसी राजा के अंदर आते थे हम सब लोग, तो हो सकता है क्या कि हम सब मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप में इस तरह की फीलिंग हो। क्लियर हुआ? तो रीजनलिज्म पहले पार्ट में आप समझा सकते हैं ऐसे।
डिस्कस द मेजर फैक्टर्स बिहाइंड रीजनलिज्म इन इंडिया। भारत में रीजनलिज्म के पीछे क्या कारण है, यहां पर आ जाएगा। आप चाहें तो सीधे हेडिंग बना लीजिएगा कि रीजनलिज्म हैज बीन अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब वायलेंट वाला जो है वो प्रॉब्लम है, जो मॉडरेट वाला है वो तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आप बताइएगा अनइवन डेवलपमेंट सबसे बड़ा, तो अनइवन डेवलपमेंट, कुछ रीजन जो है वो डेवलपमेंट में काफी आगे बढ़ गए हैं, दूसरे लोग पीछे रह गए हैं, ड्यू टू विच देयर इज अ सेंस ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन अमंग देम। पहला तो ये हो गया। दूसरा आप बता दीजिएगा क्या कि इंटरनल कोलोनाइजेशन, भारत में क्या हो रहा है कि कुछ रीजन का डेवलपमेंट कुछ दूसरे रीजन के कॉस्ट पर हो रहा है। दिस अगेन लीड्स टू सेंस ऑफ व्हाट, इट अगेन लीड्स टू अ सेंस ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन, या फिर आप बोल सकते हैं कि एंटागनिज्म। ठीक। तीसरा आप बता सकते हैं पॉलिटिकल रीजंस। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज कई सारी रीजनल नोशन पर डेवलप हो गई है, तो वो जानबूझकर इस सारे मुद्दों को हवा देती रहती है, बढ़ावा देती रहती है, इस कारण से भी रीजनलिज्म फैल रहा है। अगला पॉइंट के रूप में आप बता सकते हैं कि क्या है, हमारे यहाँ जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, तो हम पर्टिकुलर रीजन डाइवर्सिफाइड आइडेंटिटी है, तो जब भी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज बढ़ती है ना, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच डेवलपमेंट का फॉलो किया जाता है, तो वो जो कल्चरल आइडेंटिटी है उनके सामने थ्रेट आने लग जाता है। इट अगेन फ्यूल्स ट्राइबल जो रीजन में जो है। और फिर बता दीजिएगा कुछ जो होते हैं वो क्या बोलते हैं सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज भी रखते हैं, जैसे कि खालिस्तान हो गया, जैसे कि एनएससीएन हो गया। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि दीज आर पर्टिकुलर फैक्टर्स। जब नेशनलिज्म की फीलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजनलिज्म की फीलिंग हो जाती है, तो क्या है, वो देश से बाहर होकर अलग बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स बिहाइंड रीजनलिज्म इन इंडिया। ये 5-6 पॉइंट डाला, 2 पार्ट में आपका आंसर खत्म हो गया। The last question, explain urbanization. What are the challenges associated with over urbanization? सबसे पहली बात है तो आप लोगों में से ज्यादातर बच्चों ने अर्बनाइजेशन का डेफिनेशन ही गलत लिखा है। अर्बनाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि अर्बन मतलब शहर का बसना। अर्बनाइजेशन इज द शिफ्ट ऑफ अ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल रीजन टू अर्बन रीजन। अगर शहर का बनना, अगर एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आप लोगों ने जो डेफिनेशन दिया है कि डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इज अर्बनाइजेशन, तो फिर ओवर अर्बनाइजेशन एक प्रॉब्लम क्यों है? शहर का बनना फिर प्रॉब्लम क्यों होगा? समझ रहे हैं ना? ध्यान दे लीजिएगा, अर्बनाइजेशन का डेफिनेशन होता है शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन रीजन। हाँ, उस कारण से जो है वो शहरों में का एक्सपेंशन वगैरह होता है, बट मेजर रीजन इज दिस, मेजर डेफिनेशन इज दिस। गॉट द पॉइंट? अर्बनाइजेशन को आप समझा सकते हैं। इसी में पैरा चेंज कीजिएगा, लिखिएगा कि देयर हैज बीन अ कंटीन्यूअस माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल रीजन टू अर्बन रीजन ड्यू टू वेरियस मतलब पुल फैक्टर्स फ्रॉम अर्बन सेंटर्स लाइक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, क्या बोलते हैं, न्यू लाइफस्टाइल, कई सारे जो है वहां पर बेसिक नेसेसिटीज अवेलेबल है। ड्यू टू दिस देयर इज कंटिन्यूअस इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन रीजन। तो यही है आपका अर्बनाइजेशन। तो पहला पार्ट तो हो गया। फिर दूसरे पार्ट में आना है, आपको ओवर अर्बनाइजेशन का चैलेंज बताना है। तो पहले तो ओवर अर्बनाइजेशन बताना पड़ेगा ना, तो यहीं पर आप बता दीजिएगा कि व्हेन दिस इन्फ्लक्स सरपास द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन देन इट इज टर्म्ड एज ओवर अर्बनाइजेशन। अरे हर रीजन का एक कैरिंग कैपेसिटी है ना, उससे ज्यादा लोग आ जाएंगे तो ओवर अर्बनाइजेशन हो गया ना। उससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या है बता दीजिएगा। पहला तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। कंपटीशन विल ट्रांसमिट इनटू कॉन्फ्लिक्ट, तो झगड़ा होने लग जाएगा, क्यों? क्योंकि लोगों को मिल नहीं रहा है कुछ। ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस आसमान छूने लग जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है। कंजेशन सड़कों पर, फिर उसके अलावा घर वगैरह सारी चीजों इन सब में जो है वो कंजेशन वगैरह ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, जाकर रहेंगे कहाँ, हाउस तो है ही नहीं, तो स्लम्स बढ़ेंगे। ठीक। डिजीजेस बढ़ेंगे, पॉल्यूशन बढ़ेगा, क्राइम्स बढ़ेगा। These are major challenges which are associated with over urbanization. Got the point? तो इस तरह से आप अपने आंसर को आराम से समझा सकते थे, एक्सप्लेन कर सकते थे। ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग मेहनत करेंगे और अगले एग्जाम्स में जो है वो आप और बेहतर परफॉर्म करेंगे। जस्ट कीप ऑन इंप्रूविंग योरसेल्फ। ठीक है। चलिए तो फिर मिलेंगे कभी। थैंक यू।